बस करो, तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकती हो। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर किसी भी पक्षी को आना संभव नहीं है। पर यह जंगल तो सारे पक्षियों का है। सारे पक्षी यहाँ से आते जाते हैं, दाना इकट्ठा करते हैं और इधर उधर नदियों से पानी पीते हैं। फिर यहाँ पर अगर मैं आ गई तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? क्या तुम्हारा नाम लिखा है यहाँ? मुझे प्यास लगी है, मुझे और मेरी बच्ची को पानी पीना है। मुझे चुपचाप से पानी पीने दो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। नहीं, तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकती हो। सारे पक्षी अपना खाना और अपना पानी जमा करते होंगे, पर यह मेरा नदी है। जहाँ पर मैं रहता हूँ वह चीज़ मेरी हो जाती है, और अगर रोज रोज तुम यहाँ से पानी पियोगी तो फिर यह नदी सूख जाएगी और फिर मैं पानी कहाँ से पीऊंगा। इसलिए तुम अपने लिए कोई और नदी खोज लो, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर रोज रोज आकर पानी ना पीना पड़े, क्योंकि यह मेरा नदी है और मैं अपनी चीजें कभी भी किसी को नहीं बांटता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना इससे पहले मैं तुम्हें मार मार के बाहर निकालूं। उसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है और फिर अपने घोंसले की ओर चली जाती है। उसकी बेटी पारो उससे पूछती है, क्या हुआ मम्मा, पानी नहीं लाए आप? मुझे तो बहुत प्यास लगी थी। हाँ, उस दुष्ट कौवे ने मुझे पानी लेने नहीं दिया नदी से। बोला कि इस नदी से पानी ना पियो। अगर तुम चिड़िया इस नदी से पानी पीते रहे तो मेरे नदी का पानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए दफा हो जाओ यहाँ से। मैं शर्मिंदा होकर वापस आ गई। अब मुझे उल्लू के पास ही जाना पड़ेगा। अब उल्लू ही इसका कुछ समाधान बता सकता है। वह मुझसे भी बड़ा है और फिर कौवे से भी। चलो उसके पास ही चलते हैं। उसके बाद वे लोग उल्लू के पास जाते हैं और फिर उल्लू बोलता है, तो तुम चाहती हो कि मैं कौवे से बात करूं और उसे समझाऊं कि वह दूसरे पक्षियों को इस तरह से तंग ना करे। समझाने में क्या हर्ज है? इस जंगल के पूर्वज भी छोटे छोटे पक्षियों को बातें समझाते थे और छोटे पक्षी समझते भी थे। और मैं और कौवा तो आपसे बहुत छोटे हैं। अगर आप समझाएंगे तो कौवा जरूर समझ जाएगा, और अगर फिर भी ना समझा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि घी भी सीधी उंगली से नहीं निकलती। उसे निकालने के लिए टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। आप चले मेरे साथ। उसके बाद वे लोग कौवे के पास चले जाते हैं। उसके बाद उल्लू भी कौवे को बहुत समझाता है, पर कौवा था कि सुनने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन रानो चिड़िया इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ती है और फिर वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है। इसी तरह एक दिन उस जंगल का भी सारा पानी खत्म हो जाता है और फिर कौवा कहता है, इस जंगल में तो दाना और पानी सब कुछ खत्म हो चुका है, और इस जंगल में तो ठंड का मौसम भी शुरू हो चुका है। बाकी सारे जंगल में तो अभी भी बाढ़ का मौसम होगा। सारे पक्षी परावास कर चुके हैं। कोई पक्षी ऐसा है ही नहीं कि किसी के घोंसले में से दाना चुराकर खा लूं और कुछ भी फल चुराकर खा लूं। बस तोता और कबूतर ही बचे हैं, वो भी कल ही परावास कर जाएंगे। मुझे भी इस जंगल से जल्द ही परावास करना होगा, क्योंकि सूखे के चलते मेरा भी पूरा गला सूख चुका है। खाने पीने को कुछ भी नहीं है इस जंगल में। 2 दिन से तो मैं भूखा ही पड़ा हुआ हूँ। अब जब दूसरे जंगल परावास करने जाऊंगा तो सारे पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। एक घोंसला बनवा लूंगा सारे पक्षियों से अपना, और फिर सारे पक्षियों को अपने पंजों के नीचे दबा कर रखूंगा। पहले मैं दूसरे जंगल पहुंच तो जाऊं, उसके बाद सारे पक्षियों पर अपना हुक्म चलाकर फिर बैठा रहूंगा खुद के घोंसले में आराम से। उसके बाद कौवा फिर उड़ते उड़ते दूर किसी जंगल में चला जाता है। वह उड़ रहा था, उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। इसी तरह रात हो जाती है और रात को बारिशें भी शुरू हो जाती है। बारिशें कितनी तेज है,
इतनी जोर बारिश में कोई भी पक्षी एक पेड़ के नीचे नहीं रह सकता। मुझे अपने रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना खोजना ही पड़ेगा। उस पेड़ पर किस पक्षी का घर है? जाकर बात करता हूँ उस पक्षी से। उसके बाद कालू कौवा उस पेड़ पर जाता है और उस पक्षी से मदद मांगता है। अंदर से वह पक्षी बोलता है, तुम वही कौवे हो ना जो रानो चिड़िया को उस जंगल में तंग करते थे सिर्फ पानी पीने के लिए? अब क्या हुआ? इस जंगल में क्यों पड़ावास किया? उसी जंगल में रहते। क्या हुआ? वह नदी सूख गई, सारे पक्षी वहां से पड़ावास कर गए, इसीलिए तुम भी पड़ावास कर आए। इसीलिए मैं बोलती थी, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने जैसा किया तुम वैसा भर रहे हो। और फिर कौवा बाहर रह रहकर ठंड के मारे वहीं पर मर जाता है और उसे अपनी गलती की सजा मिल जाती है।